प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी। तो ये जो सब्जेक्ट आपका है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि एक इलेक्टिव पेपर है ना? ये आपका एक इलेक्टिव पेपर है और आपके सेमेस्टर में पढ़ने हैं 7th सेमेस्टर में। ऑब्वियसली आप हमारी इस वीडियो पे आए हैं या इस कोर्सेज में आए हैं, तो आपके कॉलेज में इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी सब्जेक्ट को जो है लिया गया होगा, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं वादा करता हूं कि आपका सेमेस्टर में एक अच्छा नंबर आपका आएगा, बशर्ते कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आपको समझना जरूरी है। समझेंगे तभी आप उस चीज को कवर अप कर पाएंगे। तो आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ टॉपिक जो डिस्कशंस करने का है, वो है कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट होता क्या है? तो एक मेजरमेंट होता है अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशंस का, कि भाई कितना अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिट हो रहा है, उसको मेजर किया जाता है। और ये मेजर किया जाता है पार्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज से, कि भाई कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। इन तमाम ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण से एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, उस अमाउंट को ग्रीन हाउस इमिशंस या ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कहेंगे। और वो जो मेजरमेंट किए या मेजरमेंट करने का जो तरीका हुआ, उसको कहा जाता है कार्बन फुटप्रिंट। क्या कहा जाता है? कार्बन फुटप्रिंट। जो कार्बन फुटप्रिंट होता है, वो एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपका रिलीज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इक्विवेलेंट होता है पर ईयर के, जो कि इन टर्म ऑफ टन के हिसाब से जो है मेजर किया जाता है। ये जो कार्बन फुटप्रिंट होता है, ये इंक्लूड करता है इमिशन फ्रॉम द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल such as gasoline, electricity, as well as emission associated with the production of goods, services, including transportation of raw materials, manufacturing, distributions। इन तमाम कारणों से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, उस अमाउंट को कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। तो रिड्यूसिंग वंस कार्बन फुटप्रिंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है, जिसमें ग्रीन हाउस गैस इमिशंस का जो कंट्रीब्यूशंस है क्लाइमेट चेंज में, जिसके कारण से ग्लोबल इन्वायरमेंट इश्यूज जो है देखने को मिलता है। तो कार्बन का जो इमिशंस है, उसको कम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि जो ह्यूमन सोसाइटीज है या प्लेनेट का जो इकोसिस्टम्स है, वो हमारा बैलेंस रहे, है ना? तो जो कार्बन फुटप्रिंट है, उसको कम करने के कई सारे तरीके हैं, जिसमें से कुछ तरीका मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। जिसमें सबसे पहला तरीका है रिड्यूसिंग एनर्जी कंजम्पशन। जो भी एनर्जी का कंजम्पशन कर रहे हैं, उसको कम कर सकते हैं बाय यूजिंग एनर्जी इफिशिएंट एप्लीकेशंस, टर्निंग ऑफ लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स विन नॉट इन इज यूज। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं जिसका आप यूज कर रहे हैं, तब तो अच्छी बात है, बट अगर आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसको टर्न ऑफ कर दें। या फिर कुछ अप्लियंसेस ऐसे होते हैं जिसका हम यूज करते हैं, है ना? लेकिन कई बार एनर्जी जितनी इफिशिएंट होनी चाहिए या एनर्जी इफिशिएंट यूजेस होनी चाहिए, उतनी हम करते नहीं है, उससे ज्यादा करते हैं। तो
उसको पे कंट्रोल करके एनर्जी कंजम्पशंस जो हम लोग कर रहे हैं उसको कम करके जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। ओके, इसके बाद आपका लो कार्बन ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस को चूज करेंगे, जैसे बाइक या पैदल चल दिए या टेकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस इन स्टीड ऑफ ड्राइविंग एलोन इन ए कार, है ना। अकेले कार में चलने से अच्छा है कि या तो पैदल चल लिए या बाइक का यूज कर लिए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर लिए, ताकि कम कार्बन का इमिशंस हमारा हो सके। इसके अलावा ईटिंग अ मोर प्लांट बेस्ड डाइट as a animal culture is a significant source of greenhouse gas emissions, है ना। हम लोग क्या कई बार क्या करते हैं कि कोई जानवर को मार के खा गए जाते हैं, लेकिन उसके जगह पे जो प्लांट बेस्ड डाइट है, जैसे गेहूं से बना हुआ चीजें, है ना, या चावल, हरी साग सब्जियां, तो ये सब खाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा और हमारा जो कार्बन का इमिशंस होगा वो कम होगा। इसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, जैसे सोलर विंड पावर, उसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया जाए। और एज ए सिविल इंजीनियर या बीइंग ए इंजीनियर, आई एम डूइंग वेल इन द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, क्योंकि हमारी जो कंपनी है जहाँ पे मैं काम करता हूँ उसका काम ही है सोलर प्रोजेक्ट लगाना, सोलर प्लांट लगाना, सोलर पार्क लगाना, ताकि अ, जो कार्बन इमिशंस होते हैं उसको कम किया जा सके। यानी इस में मैं एक पॉजिटिव पॉइंट में हूं कि मैं इस काम को कर रहा हूं। रिड्यूसिंग वेस्ट बाय रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, यानी बाइंग प्रोडक्ट्स विद मिनिमल पैकेजिंग, यानी कुछ ऐसा प्रोडक्ट, अगर कोई भी प्रोडक्ट हम मंगवा रहे हैं या खरीद रहे हैं तो कोशिश करना चाहिए कि कम से कम पैकेजिंग का सामान जो है हम लें, या कम से कम पैकेजिंग में हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो हमें मिल जाए। रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट, इसमें हम लोग क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट को फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रोटेक्ट भी करेंगे, तब जाकर जो है कार्बन फुटप्रिंट को कम हम कर पाएंगे। ओके, अगला पॉइंट जो कि डिस्कशंस का है वो है ट्रेड एंड इन्वायरमेंट। ट्रेड और इन्वायरमेंट दो इंटरकनेक्टेड इश्यूज है, जो कि एक तरीके से डेविड का एक सब्जेक्ट बन जाता है, बहस की एक सब्जेक्ट है। ऑन वन हैंड ट्रेड जो होता है प्रमोट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, जो कि लीड करता है हमारा हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग और इम्प्रूव्ड एक्सेस टू गुड्स और सर्विसेज। लेकिन ट्रेड का निगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी है, जो कि इंक्रीज करता है हमारा ग्रीन हाउस गैसेज इमिशंस को, यानी कार्बन फुटप्रिंट को इंक्रीज करता है, डिफॉरेस्टेशन को इंक्रीज करता है और पॉल्यूशन को भी जो है ये हमारा इंक्रीज करता है। वन ऑफ द मेन कंसर्न जो होता है रिगार्डिंग ट्रेड और इन्वायरमेंट, जो कि पोटेंशियल होता है फॉर ट्रेड लिबरलाइजेशंस, जो कि लीड करता है टू रेस टू द बॉटम इन इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। ये अकर होता है जब कंट्रीज लोअर होता है किसी भी कंट्रीज का इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट और गेन अ competitive एडवांटेज इन इंटरनेशनल ट्रेड। इसके कारण से जो ग्लोबल रेस होता है वो कम हो जाता है, बॉटम में चला जाता है, जहां पे कंट्रीज जो है compete करता है लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के साथ। और इसके कारण से जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है
वो हमें देखने को मिलता है। अनदर कंसर्न अगर देखें, इंटरनेशनल ट्रेड का इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये कंट्रीब्यूट करता है, ट्रेड जो होता है कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी यूज एसोसिएटेड विद प्रोडक्शंस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। इसमें दिस कैन लीड टू इंक्रीज कार्बन फुटप्रिंट, जिसके कारण से जो कार्बन फुटप्रिंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है और इन्वायरमेंटल को डिग्रेड करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो कंसर्न है अ, जो कि कई सारे कंट्रीज में देखने को मिलता है, इम्प्लीमेंटेड एनवायरमेंटल रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स जो कि मिटिगेट करता है, यानी रिमूव करता है जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारा पड़ता है ट्रेड का। ये जो रेगुलेशंस होता है एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, इसमें इंक्लूडेड होता है emissions standards, environmental impact assessment, sustainability certifications, एडिशन इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो होते हैं जैसे पेरिस एग्रीमेंट, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी, जो कि इस्टेब्लिश करता है ग्लोबल टारगेट्स और फ्रेमवर्क, ताकि जो क्लाइमेट चेंज हमारा हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ताकि इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट हमारा सोसाइटी पे पड़ेगा उसको हम बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सके और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, क्लीन इन्वायरमेंट हमें मिल सके, ताकि जो हमारा फ्यूचर जनरेशंस हमारा होने वाला है उसको शुद्ध हवा जो है मिल सके, है ना, उसको पॉल्यूशन फ्री एक स्टेट मिल सके, पॉल्यूशन फ्री कंट्री मिल सके। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए काम किया जाता है और क्लाइमेट जो चेंजेस है उसको एड्रेस किया जाता है और किस कारण से वो हो रहा है उस पे उसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये तमाम काम एनवायरमेंटल जो इंजीनियर्स होते हैं उनका काम होता है। और बीइंग अ सिविल इंजीनियर, एक इन्वायरमेंट एक का सब्जेक्ट है जो हमें पढ़ना होता है। तो बीइंग एन इंजीनियर, अगर कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट हम ला रहे हैं, चाहे वो सोलर का प्रोजेक्ट हो, विंड का प्रोजेक्ट हो, या ब्रिज का प्रोजेक्ट हो, बिल्डिंग का प्रोजेक्ट हो, अ, आपका रेलवे ट्रैक का प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, उससे इन्वायरमेंट में क्या इम्पैक्ट आएगा, ये स्टडी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है बिफोर कंस्ट्रक्टिंग द, या बिफोर स्टार्टिंग एग्जीक्यूटिंग प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले या स्टार्ट करने से पहले इन्वायरमेंट के बारे में या इन्वायरमेंट कंसर्न को देखना जरूरी होता है। ओके, आई होप कि आज का जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, ये 2 पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो आप हमें जरूर बताएं। थैंक यू।